एक फाउंडर जिसने अपनी दौलत अपने हाथ से लुटा दिया। 2.5 लाख करोड़ अपनी विप्रो की 67% हिस्सेदारी फाउंडेशन को दे दिया और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा। दुनिया ने कहा ये आदमी लेजेंड हैं और लेजेंड हैं भी, लेकिन शेयर मार्केट ने कहा सॉरी। अगर फाउंडर इतना महान था तो इन्वेस्टर आज विप्रो से डिसअपॉइंटेड क्यों हैं? टीसीएस का मार्केट कैप 11 लाख करोड़, इन्फोसिस का 6.25 लाख करोड़ और विप्रो का सिर्फ 2.25 लाख करोड़। 3 कंपनियां एक ही इंडस्ट्री, एक ही देश, लेकिन फर्क इतना बड़ा क्यों है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा विप्रो की असली कहानी। वो 3 विलेन जिन्होंने एक लेजेंडरी कंपनी को कंसिस्टेंटली हमेशा पीछे रखा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले फाउंडर को समझिए, क्योंकि बिना ये जाने बाकी आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो साल था 1945। मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने एक कंपनी बनाई, नाम रखा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। काम क्या था? वनस्पति घी, कुकिंग ऑयल, ये सिंपल कंज्यूमर गुड्स में डील करते थे। और साल 1966 में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी का अचानक से इंतकाल हो गया। उनका बेटा स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गया था। उम्र थी सिर्फ 21 साल और वो बेटा स्टैनफोर्ड छोड़ के वापस आ गया और संभाल लिया कंपनी की कमान। वही बेटा था अजीम प्रेमजी। 21 साल की उम्र में कंपनी की जिम्मेदारी इनके कंधे पे आ चुकी थी। दोनों हाथों में अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अजीम प्रेमजी सर ने एक काम किया जो तब बहुत कम लोग असल में कर पाते थे। उन्होंने चेंजेस को स्वागत किया। साल 1980 में इंडिया में कुछ हुआ जो बहुत बड़ा था असल में। आईबीएम इंडिया से बाहर चली गई। सरकार की पॉलिसी थी फॉरेन कंपनीज को लोकल ऑपरेशन पे रेस्ट्रिक्शन रखा जाए। इसीलिए आईबीएम ने 1978 में इंडियन ऑपरेशन बंद कर दिए। यही बाकी इंडियंस ने सोचा ये आईटी सेक्टर का एंड है। लेकिन अजीम प्रेमजी ने सोचा यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब विप्रो जो वनस्पति घी की कंपनी थी, ये बन गई आईटी कंपनी। साल 2000 में विप्रो NYSE पे लिस्ट हुई। इंडियन आईटी की प्राइड बनी। पीक पे अजीम प्रेमजी की नेट वर्थ थी $20 बिलियन से ऊपर। फिर उन्होंने कुछ किया जो दुनिया ने उन्हें शुक्रिया की नजर से देखना शुरू कर दिया। अपनी 67% विप्रो की हिस्सेदारी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को इन्होंने दान कर दिया। कुल दान देखें तो 2.49 लाख करोड़ से ज्यादा। ये इंडिया के किसी भी बिजनेसमैन से ज्यादा बड़ा दान है। अब अजीम सर क्या कहते हैं? उनका कहना है मुझे नहीं लगता किसी को भी इतनी दौलत की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को दे सके। ये आदमी असल में लेजेंड हैं। लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल, जब फाउंडर इतना बड़ा था तो कंपनी इतने पीछे असल में क्यों रह गई? सबसे पहले आप नंबर्स देखिए। फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू टीसीएस का है 2,48,000 करोड़, इन्फोसिस का 1,63,000 करोड़ और विप्रो का 90,000 करोड़ से कम। मतलब विप्रो की मार्केट वैल्यू टीसीएस का 5वां हिस्सा भी नहीं है। विप्रो का रेवेन्यू टीसीएस से लगभग 3 गुना कम है। अब मार्केट कैप भी देख लिया जाए। टीसीएस का है कुल 11 लाख करोड़ से ज्यादा, इन्फोसिस का 6 लाख करोड़ से ज्यादा और विप्रो सिर्फ 2.25 लाख करोड़। अब इनके स्टॉक भी समझिए। विप्रो का शेयर 52 वीक हाई पे अगर देखें तो वो था 277 रुपए और आज है 202 रुपए। लास्ट एक साल में 27% नीचे गया है। जिन्होंने 2021 के पीक में खरीदा था वो अभी भी लॉसेस फेस कर रहे हैं। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आम लोग इंडिया के, जिनकी सेविंग इसमें लगी है। अब ऐसा क्यों हुआ? आइए एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। असल में विप्रो की प्रॉब्लम सिर्फ मार्केट कंपटीशन नहीं था, प्रॉब्लम थी कंपनी के अंदर और उसकी शुरुआत हुई लीडरशिप के एक डिसीजन से। दोस्तों 3 विलेंस हैं, आइए एक एक करके आपको दिखाते हैं, आप खुद पूरी कहानी समझ जाएंगे। तो सबसे पहला विलेन आइए देखते हैं। अजीम प्रेमजी ने 30 जुलाई 2019 को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का रोल छोड़ दिया। अब उनके बेटे ऋषभ प्रेमजी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। लेकिन कंपनी चलाने के लिए एक सीईओ चाहिए था और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा चक्र जो विप्रो को कंसिस्टेंटली हर्ट करता रहा। विप्रो के अगले सीईओ बनते हैं अब्दाली निमुचुवाला। फिर 2020 में इन्होंने पर्सनल रीजन से रिजाइन कर दिया। बीच में पेंडेमिक का प्रेशर भी था। और फिर आते हैं थेरी डेलपोर्ट। ये फ्रेंच एग्जीक्यूटिव थे, आउटसाइडर थे और 2020 के बीच में आए। उन्होंने बोल्ड मूव्स लिया एज ए सीईओ। इन्होंने एक्विजिशंस भी किए और रिस्ट्रक्चरिंग भी किया, लेकिन रिजल्ट मिक्स्ड रहा। अब 6 अप्रैल 2024 में डेलपोर्ट भी चले गए और आते हैं श्रीनिवास पल्लई जो अभी करंट सीईओ हैं।
अप्रैल 2024 से। मतलब लास्ट 10 सालों में विप्रो के 3 सीईओ आ चुके हैं। अब टीसीएस में देखें तो एक स्टेबल ट्रांजिशन है, एक विजन, एक डायरेक्शन। इन्फोसिस में देखें तो सलील पारेख 2018 से अभी तक कंसिस्टेंट हैं और विप्रो में हर बार नया लीडर, नया विजन, नई स्ट्रेटजी। और ये सिर्फ इंटरनल कंफ्यूजन नहीं था। आईटी सर्विस में डील 5 से 10 साल के लिए असल में होती है। जब क्लाइंट देखता है लीडरशिप बार बार बदल रही है तो वो सोचता है क्या ये कंपनी स्टेबल रहेगी, क्या मैं इसमें 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूं। असल में लीडरशिप की इनस्टेबिलिटी डायरेक्टली डील की पाइपलाइन को हर्ट करती है। अब सोचिए एक क्रिकेट टीम जिसमें हर 2 साल में कैप्टन बदल जाए। खिलाड़ी टैलेंटेड हैं, ग्राउंड अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंट कैप्टन के बिना टीम कभी भी पीक पे नहीं पहुंचती है। विप्रो के साथ भी असल में यही हुआ। टैलेंट डायरेक्शन से नहीं, डायरेक्शन की स्टेबिलिटी से ग्रो करता है। अब आते हैं दूसरे विलन पे। दूसरा विलन है एक्विजिशन का जादू, जो कभी इनके काम ही नहीं आया। जब भी कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पाती ऑर्गेनिकली तो एक शॉर्टकट दिखता है, किसी और कंपनी को खरीद लो, उसी के रेवेन्यू को अपने रेवेन्यू में जोड़ लो और लगेगा हम ग्रो कर रहे हैं। विप्रो ने भी असल में यही किया। विप्रो ने कैप को खरीदा। कैप एक ग्लोबल बीएफएसआई कंसल्टिंग फर्म थी, बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये काम करती थी। कीमत कितनी थी खरीदने की? 1.45 बिलियन, मतलब 10,700 करोड़ के आसपास। ये विप्रो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्विजिशन थी और उस वक्त कंपनी के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इस एक्विजिशन में गया। मतलब ये एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, ये एक बोल्ड बेट थी। भाव पे क्या लगा था विप्रो बैंकिंग सेक्टर में एक गेम चेंजर बन जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या थी समझिए। रेवेन्यू तो उनके ऐड हो गए, हाँ, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.3%। मींस इतनी बड़ी एक्विजिशन के बाद भी विप्रो की रेवेन्यू नेगेटिव ग्रोथ में थी। वहीं टीसीएस ऑर्गेनिक ग्रोथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है। इन्फोसिस के पास फोकस एक्विजिशन है, रेवेन्यू पे जिसका क्लियर इंपैक्ट दिखता है। वहीं विप्रो बिलियंस इन्होंने खर्च किए, लेकिन रिजल्ट बहुत ही नॉमिनल है। ये सिर्फ विप्रो की दोस्तों बात नहीं है, ये असल में एक पैटर्न है। जब तुम किसी कंपनी को खरीदते हो, तुम सिर्फ उसकी रेवेन्यू नहीं खरीदते हो, तुम उसका कल्चर, प्रोसेस, क्लाइंट, टैलेंट सब खरीदते हो। और ये सब इंटीग्रेट करना सबसे मुश्किल होता है। कैप एक इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग फर्म थी, अपनी आइडेंटिटी थी, अपना कल्चर था। अब उसको विप्रो के साथ अलाइन करना काफी टाइम लगने वाला प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी लगता है, फोकस लगता है, और उस टाइम में बाकी बिजनेसेस असल में सफर करते हैं। और आईटी इंडस्ट्री में इंटीग्रेशन फेल होने का मतलब है क्लाइंट का ट्रस्ट लूज हो जाना। ऑर्गेनिक ग्रोथ एक ट्री की तरह होती है असल में, जो स्लो होती है लेकिन बेहद स्ट्रांग होती है। और एक्विजिशन एक ग्राफ्ट की तरह होता है, फास्ट होता है लेकिन कभी कभी इसे बॉडी रिजेक्ट कर देती है। अब आते हैं तीसरे विलेन पे, टैलेंट का भरोसा जो टूट गया। वो बात जो डायरेक्टली सबसे रिलेटेड है। असल में विप्रो में फ्रेशर की सैलरी 3 लाख से 7.5 लाख के बीच होती है। इन्फोसिस में यही 5.5 से 12.5 के बीच में होती है। मींस एक फ्रेशर के लिए भी विप्रो फाइनेंशियली लेस अट्रैक्टिव है। और आईटी इंडस्ट्री में लोग सैलरी से ज्यादा लर्निंग और ग्रोथ के लिए कंपनीज चूज करते हैं। कैरियर ग्रोथ स्कोर पे विप्रो का एम्बिशन बॉक्स रेट 2.9 है आउट ऑफ 5। 64,000 से ज्यादा यहाँ पे रिव्यूज हैं। मतलब लोग रेट कर रहे हैं और नंबर बोल रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही है। एट्रिशन रेट 14 से 15% के आसपास है इनका। हर 100 में से मतलब 14 से 15 लोग छोड़ के चले जाते हैं। एक स्ट्रगलिंग कंपनी के लिए ये डबल हिट है, क्योंकि जब रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है और लोग भी जा रहे हैं तो जो बचा है वो ज्यादा प्रेशर में काम करता है। और फिर आया साल 2022 का मून लाइटिंग कंट्रोवर्सी। विप्रो ने 300 एम्प्लॉइज को फायर किया। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय कंपटीटर्स के लिए भी काम कर रहे थे सीक्रेटली। और एक तरफ देखिए ये एथिक्स का वायलेशन था, दूसरी तरफ देखिए तो लोगों को इतनी जरूरत थी कि एक्स्ट्रा इनकम उन्होंने करना और रिस्क लेना चुना। ये एक सिम्टम था कि कंपनी के अंदर डीपर डिसैटिस्फैक्शन है। आईटी में असल में टैलेंट ही प्रोडक्ट है। क्लाइंट को असल में क्या मिलता है? विप्रो के इंजीनियर का टाइम, स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब अगर एक बेस्ट इंजीनियर कंपनी छोड़ रहे हैं तो क्लाइंट इनडायरेक्टली प्रोडक्ट डाउनग्रेड करके खरीदेगा। अगर इंजीनियर मोटिवेटेड नहीं है तो प्रोडक्ट ही असल में वीक हो जाता है, और वीक प्रोडक्ट से डील नहीं आते, मार्जिन्स नहीं बढ़ते और ग्रोथ नहीं होती। आईटी कंपनी में सबसे बड़ा एसेट बैलेंस शीट पे नहीं होता, वो लिफ्ट में आता जाता है।
हर सुबह शाम। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, विप्रो का क्या प्लान है फ्यूचर के लिए? तो जुलाई 2023 में विप्रो ने लॉन्च किया विप्रो AI 360, एक AI फर्स्ट इनोवेशन इकोसिस्टम। उनके हर प्लेटफॉर्म में अब AI इंटीग्रेट करने लगा। कुल इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन अगले 3 सालों में, और 2.5 लाख एम्प्लॉइज को AI पे ट्रेन करना था। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि AI के रेस में TCS और इन्फोसिस 2 कदम इनसे आगे हैं। और AI रिवॉल्यूशन में जो कंपनी पहले मूव करती है वही प्लेटफॉर्म कंपनी बन जाती है, बाकी के सिर्फ वेंडर बनते हैं। दोनों ने AI की डील पहले साइन की है। दोनों का AI रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन विप्रो से ज्यादा है। IT सेक्टर में हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत मैटर करता है। क्लाइंट जो AI ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पार्टनर चूज कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी TCS और इन्फोसिस के साथ बात कर रहे हैं। विप्रो का AI 360 एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है, लेकिन इनिशिएटिव और एग्जीक्यूशन 2 अलग चीजें होती हैं। मार्केट का कहना है कि विप्रो का गाइडेंस अभी भी थोड़ा कॉशियस है, रिकवरी थोड़ा लॉन्ग टर्म में होगा। अब वो एंगल जो इस पूरी कहानी को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। अजीम प्रेमजी सर ने 67% हिस्सेदारी फाउंडेशन को दिया, इंडिया के पहले गिविंग प्लेस सिग्नेटरी 2013 में। अब ये फाउंडेशन असल में क्या करता है? इंडिया के सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया है एजुकेशन, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के लिए। एक ऐसा फाउंडर जो दुनिया का सबसे जेनरस बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन जब उन्होंने कंपनी छोड़ी और लीडरशिप ट्रांजिशन हुआ, कंपनी ने कंसिस्टेंटली स्ट्रगल किया। ये एक पेनफुल पैराडॉक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया। दान देना एक प्रोफेशनल और बेहद ही नोबल चॉइस है, लेकिन एक लेसन है, एक कंपनी उसके फाउंडर से ज्यादा उसके सिस्टम और प्रोसेस पे चलती है। अजीम प्रेमजी सर की वैल्यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन विप्रो के अंदर सिस्टम, लीडरशिप, पाइपलाइन और स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन अनमैच कर पा रहे हैं। और यही 3 विलेंस हैं। अब वो कहानी जो सिर्फ विप्रो की कहानी नहीं है, ये हर ग्रोइंग कंपनी की कहानी हो सकती है। इस वीडियो से मैं आपको 3 बिजनेस के बड़े लेसन देता हूं। सबसे पहला लेसन है लीडरशिप की कंटिन्यूटी। एक साइलेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये। TCS असल में एक विजन पे चली सालों तक। इन्फोसिस एक CEO के साथ कंसिस्टेंटली रिजल्ट देती रही। विप्रो ने 3 CEO अलग अलग डायरेक्शंस वाले चुने। तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारी टीम में अगर हर साल डायरेक्शन बदलती रहेगी तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और पूरी कंपनी सरवाइव होती रहेगी। टैलेंट असल में डायरेक्शन से नहीं, डायरेक्शन की स्टेबिलिटी से ग्रो करता है। दूसरा लेसन, एक्विजिशन हमेशा वीकनेस छुपाने का तरीका नहीं है। विप्रो ने कैप्को को $1.45 बिलियन लगा के खरीदा। इन्होंने इससे ऑर्गेनिक ग्रोथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया जो नहीं हुई, क्योंकि एक्विजिशन एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, एक मल्टीप्लायर है। अगर कंपनी स्ट्रांग है तो एक्विजिशन और स्ट्रांग बनाती है, और अगर कंपनी वीक है तो एक्विजिशन और वीक बना देती है। इसीलिए खरीदने से पहले अपने घर को ठीक करो, वरना दूसरा घर भी टूट जाएगा। और इसी पे तीसरा लेसन ले लीजिए, IT में टैलेंट रिटेंशन ही असल में प्रोडक्ट क्वालिटी है। विप्रो के इंजीनियर कंपटीटर्स के पास जा रहे हैं, कैरियर ग्रोथ परसेप्शन वीक हो रहा है। इसका रिजल्ट हुआ कंपनी में बड़े कॉन्ट्रैक्ट आने बंद नहीं हुए, लेकिन बेस्ट टैलेंट कंपनी में रुके ही नहीं। जो भी कंपनी अपने लोगों को बेस्ट ऑप्शन लगती है, वो कंपनी के क्लाइंट्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन लगती है। तो यही था विप्रो का असली सच, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाउंडर जो दुनिया का सबसे जेनरस बिजनेसमैन में से एक है, और एक कंपनी जो अपनी पोटेंशियल तक कंसिस्टेंटली आज तक नहीं पहुंची। 3 विलेंस हमने बताए, लीडरशिप इंस्टेबिलिटी, एक्विजिशन का ट्रैप और टैलेंट का एक्सोडस। अब क्या विप्रो रिकवर कर सकता है? हाँ, कर सकता है। श्रीनिवास पल्लई नए CEO हैं। AI में इन्होंने रियल इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन IT सेक्टर में रिकवरी स्लो होती है, और तब तक TCS और इन्फोसिस आगे बढ़ते रहेंगे। कंपनी का साइज नहीं, कंपनी की डायरेक्शन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है, और IT सेक्टर में डायरेक्शन ही डेस्टिनी होती है। आप कमेंट करके बताइए, क्या विप्रो रिकवरी करेगी? हाँ या नहीं, सीधा लिखिए। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई, क्योंकि हम न्यूज वाली बात नहीं कहते, हम आपको रियल पिक्चर दिखाते हैं, तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करिए जो विप्रो में हैं या IT सेक्टर में हैं। उनको भी पूरी कहानी पता चलनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।